राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक फौजी की प्रेम कहानी। एक फौजी और उसकी दो प्रेमिकाएं। एक प्रेमिका बनी पत्नी, दूसरी प्रेमिका न राधा बन पाई न ही रुक्मणी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सरिता अपने पति दीपक के साथ रहती थी। सरिता और दीपक की शादी को 2 साल हो चुके थे। लोग उन्हें देखकर यही कहते थे कि इनकी अरेंज मैरिज हुई है, पर सच कुछ और ही था। सरिता अपनी बुआ की बेटी की शादी में गई थी। उसकी बुआ के देवर का बेटा दीपक भी वहीं था। दोनों की आंखें मिली और ना जाने कब उनके दिल में जो मिल गए। वैसे पूरे विवाह भर दोनों में बहुत नोक-झोंक होती रही। कई बार तो बुआ को भी बीच बचाव करना पड़ा था। फुफेरी बहन से विदा के समय सरिता ज्यादा रो रही थी। वैसे दोनों की अच्छी दोस्ती थी, पर बुआ को लग रहा था शायद आंसू किसी और बात के हैं। शादी के बाद सरिता घर चलने को तैयार थी कि बुआ ने उसके पापा को मना लिया, क्योंकि अब उसकी बेटी तो ससुराल चली गई है, इसलिए कुछ दिन सरिता को हमारे घर छोड़ जाओ तो हमारा मन लग जाएगा। वैसे भी अभी तो लड़की की छुट्टियां चल रही हैं। 5 दिन बाद सुम्मी आ जाएगी तो 8-10 दिन बाद लड़की को भिजवा दूंगी। सरिता के पापा मोहन अपनी बहन सरस्वती के आज्ञाकारी भाई थे। थोड़ा मम्मी जो ने थोड़ा सा मना भी किया, पर सरिता का मन देख उन्होंने भी हाँ कर दी। 4-6 दिनों में सरिता और दीपक में अनेकों बार लड़ाई हुई। सरिता कहती, देखो बुआ, समझा लो इस लड़के को, फिर मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। तब दीपक कहता, ताई, आपकी भतीजी हर बार आपसे शिकायत करती रहती है। खुद में कोई हौसला भी नहीं है, अपनी जंग खुद लड़ ही नहीं सकती। शादी होकर जब ससुराल चली जाएगी तो क्या आप वहां इसके झगड़े सुलझाओगे? दोनों अभी जो छोटे ही थे, यानी युवा अवस्था में आ रहे थे। दीपक ने इंटर की परीक्षा दी थी और फौज में जाने का शौक था, तो एनडीए की तैयारी कर रहा था। इधर सरिता भी कक्षा 11 में आई थी और विज्ञान की छात्रा थी। जब देखो लड़ते रहते हो। और बुआ कहने लगी, देख लड़की सरिता, बात तो लड़के की ठीक है, लड़कियां कोई कमजोर थोड़े होती हैं जो उन्हें किसी की मदद की जरूरत हो। सरिता बोली, बुआ, इसमें जरूरत की क्या बात है? बुआ दोनों बच्चों के मन पढ़ रही थी, भविष्य की तैयारी कर रही थी। अनजान जगह ना हो तो लड़कों का पता नहीं चले और न ही लड़कियों का। दोनों बच्चे जान पहचान के थे, पर अभी तो कोई बात नहीं, अभी पढ़ने दो। सही समय आने पर देवर जी और भैया से बात चलाऊंगी। फिर एक दिन वह सही समय आया। सरिता एमएससी कर चुकी थी, नेट की परीक्षा उत्तीर्ण करके पीएचडी की तैयारी कर रही थी। उधर दीपक भी आर्मी में कैप्टन था। हर लड़की के पिता की तरह मोहन जी भी अपनी बहन से लक्ष्मी पूछा कि सरस्वती कोई लड़का नजर में हो तो अपनी सरिता को भी विदा कर दूं। सरस्वती बोली, क्यों नहीं भैया, क्यों नहीं, है लड़का तो। तब मोहन जी बोले, कहाँ है? तो सरस्वती ने दीपक की बात चला दी। अब तक बहन की हर बात मानता या भाई कुछ नाराज सा लगा। यह भी क्या जीजी? मोहन जी बोले, भले ही दीपक आपका भतीजा है, पर सरिता भी तो आपकी कुछ लगती है। आर्मी के लड़के का क्या ठिकाना? नहीं जीजी नहीं, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सरस्वती बोली, सुनो भैया, लड़का कोई ऐसा वैसा नहीं है, कैप्टन है आर्मी में। तो मोहन जी बोले, क्या जीजी, कैप्टन क्या जंग में शहीद नहीं होते? मैं सरिता का पिता हूँ, अपने आप उसका जीवन खराब नहीं कर सकता। बात खत्म हो गई। सरिता की बुआ को भी ऐसी क्या पड़ी थी, सोचा था कि दोनों बच्चे जानकारी के हैं, अनजानों का क्या भरोसा। पर भाई को पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, पर बुआ चाहकर भी विवाह के समय के क्षण को भूल नहीं पाती थी। एक स्त्री का मन पुरुष से ज्यादा होता है, मन के भावों को पढ़ने की कला एक स्त्री में ज्यादा होती है। तो जो उन्होंने पढ़ा वह तो कुछ और ही था। फिर वह खुद ही खुद मन को समझा लेती हैं। वह तो बहुत साल पुरानी बात है, इतने समय में तो सब बदल चुका है। फिर दोनों उसके बाद कभी मिले भी नहीं। सरिता भी तो कोई कम नहीं है, डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बनेगी, उसके भी तो विचार तो बदल चुके होंगे।
बात को गुजरे अभी इस बात को महीना भी नहीं बीता था कि सरिता की बुआ के पास सरिता के पिता का फोन आया। जब सरिता के पापा की उसकी बुआ से बात हो रही थी, उस समय सरिता बाजार गई थी, कुछ किताबें खरीदनी थी। रास्ते में उसकी सहेली चित्रा मिल गई। चित्रा का पिछले महीने ही विवाह हुआ था, वह भी उसकी पसंद के लड़के के साथ। वास्तव में सूरज भी उन्हीं के साथ पढ़ता था, पर इंटर के बाद वह इंजीनियरिंग की लाइन में चला गया। सूरज और चित्रा एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। चित्रा और सरिता हर बात के राजदार थे। वे बातें भी जो किसी और को पता नहीं थी, वह चित्रा जानती थी। अरे चित्रा, सरिता बोली, कब आई तुम? चित्रा बोली, अभी 2 ही दिन हुए हैं। सूरज को तो तुम जानती हो, सरिता आने ही नहीं दे रहे थे, बड़ी मुश्किल से आई हूँ। अब सूरज को तो पा लिया, मम्मी और पापा के साथ भी तो कुछ वक्त बिता लूं। और हाँ, वो भी सही है, चल रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहीं बैठकर बात करते हैं। दोनों सहेलियां सामने के रेस्टोरेंट में पहुंची और 2 बटर डोसा का ऑर्डर देकर बैठ गए। सरिता, अब तू अपनी शुरुआत कर दे। तब सरिता बोली, क्या शुरुआत कर दूं? सरिता जानकर भी अनजान बनने लगी। अनेकों प्रश्न जिनका उत्तर नहीं मिलता, मनुष्य उनसे अनजान बनने की कोशिश करता है। तभी चित्रा बोली, अरे वही आर्मी वाला, तुम्हारी बुआ का भतीजा, अब पता करो उसका। देख, मैं तो सही बोलती हूँ ना, तो उससे कोई दिल की बात की। चलो कोई बात नहीं, अपनी बुआ को पटा, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी कि बिटिया उसी घर में जा रही है जहाँ पहले से उसका दिल चोरी हो चुका है। चित्रा फिर ठहाका मारकर हंसने लगी। रेस्टोरेंट के बेरा भी देखने लगे। सरिता ने उसे बड़ी मुश्किल से चुप किया। कहने लगी, चित्रा तू भी कभी भी कहीं भी शुरू हो जाती है। वैसे सरिता को चित्रा का प्रस्ताव पसंद आया। बुआ तो नहीं, पर फुफेरी बहन सुम्मी यह काम कर सकती है। बहन से तो कोई बात भी बताई जा सकती है। बुआ तो बहुत बड़ी है, उसके सामने तो संकोच करना होगा, पर कैसा हो कि वही महाशय मेरे घर पर सेहरा बांधकर आ जाएं। जीवन में जितने सोमवार का व्रत रखी हूं, सभी का फल मिल जाए। सरिता सपनों में खो गई। तभी चित्रा बोली, होश में आओ मैडम, डोसा ठंडा होने का इंतजार कर रहा है। सचमुच सरिता को पता भी नहीं था कि कब बेरा उनके सामने डोसा रखकर चला गया। दीपक की बात होते ही अक्सर ऐसी हालत हो जाती थी सरिता की। इसी का मजाक चित्रा बनाती थी। वैसे चित्रा की खुली लव स्टोरी थी, पर सरिता की लव स्टोरी बंद थी। लेकिन सुखांत होगी या दुखांत, दोनों को नहीं पता था। कुल मिलाकर सरिता को तो यह समझ आ गया, यदि फुफेरी बहन के माध्यम से बुआ को आगे बढ़ाऊं तो काम बन जाएगा। पापा तो बुआ की हर बात मान लेते हैं, वैसे मम्मी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी, और होगी तो थोड़ा सा समझा लूंगी। बस एक ही चिंता की बात है, यदि दीपक को मैं पसंदी ना हूं तो उन्हें के दिल में कोई और हो, क्या पता। कभी बात तो हुई नहीं, जब हुई थी तब भी झगड़ा ही होता रहा। बस इसी ख्याल में उसकी आंखों में आंसू निकलने लगे। चित्रा ने देख लिया। चित्रा बोली, अरे अरे ये क्या हुआ सरिता? सरिता बोली, कुछ भी तो नहीं, और अपनी आंख मलती हुई बोली, लगता है आंख में कोई मच्छर गिर गया, अब ठीक है। चित्रा समझ गई कि प्रेम का रोग इस कदर लगा है कि अब उसकी औषधि बस वही आर्मी वाला है। फिर कुछ तो करना होगा, आखिर सहेली के जीवन का प्रश्न है। सरिता जब घर आई तो घर का माहौल कुछ तनाव वाला था। सब चुपचाप थे। उसने बचपन से कभी भी घर में कोई विवाद नहीं देखा था, तो उसका परेशान होना लाजमी था। सरिता बोली, क्या बात है पापा? मम्मी, क्या बात है? वे बोले, कोई बात नहीं, तुम अपनी पढ़ाई करो, यह तो संसार का नियम है। हमेशा बहन को माता की तरह माना, आज वही बहन मेरी बेटी का अहित चाह रही है। गलती हुई, किसी लड़के के बारे में पूछ लिया। यदि मेरी बेटी के हिसाब का लड़का नजर में होता तो ही बताती, नहीं तो चुप रह जाती। यह क्या अपने देवर के फौजी लड़के की बात करने लगी? तब वह कहने लगी, शांत हो जाइए आप। उसकी माँ कहने लगी, सरिता की वैसे तो उनके मन के भाव ज्यादा कड़वे थे, जिन्हें वह व्यक्त नहीं कर पा रही थी। देखो कैसा संसार है, सारे रिश्तों में स्वार्थ हो सकता है, पर बहन और भाई का रिश्ता तो पवित्रतम होता है। पर कलयुग में तो बहनों का भी यही हाल है। अपने देवर के लड़के का विवाह
करना है, यह भी नहीं देखती कि लड़के को कुछ हो गया तो बेटी का क्या होगा। यह बातें जो सरिता की माँ के मन में थी। सरिता पहले तो समझ ही नहीं सकी, पर जब समझी तो मन ही मन रोने लगी। जिन्हें मैंने अपने मन मंदिर में बसाया है, उसकी ही बात मेरी बुआ जी ने चलाई थी, पर फौजी होने के कारण पापा ने मना कर दिया। ईश्वर भी कैसी कैसी परीक्षा लेता है। पापा मेरा विवाह उनके साथ करेंगे नहीं, और यदि उनके स्थान पर मेरा विवाह किसी और से हो जाए तो मेरा क्या जीवन। सोचते सोचते सरिता को बुखार आ गया। पहले थोड़ा बुखार था, जिसे मौसमी बुखार समझा गया। बुखार उतरने की दवाइयां दी तो ठीक हो गया। लड़की की उदासी को बुखार की कमजोरी समझा गया। अगले दिन फिर से बुखार आया। डॉक्टर को दिखाया, कुछ टेस्ट कराए गए और दवा दे दी गई, पर कोई विशेष आराम नहीं मिला। आखिर में सरिता को अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आ गई, पर जितना इलाज किया जाता बीमारी उतनी ही बढ़ती जाती। वैसे कोई शरीर में बीमारी हो तो डॉक्टर उसका इलाज करें। चित्रा को पता चला तो वह अस्पताल आई। थोड़े ही दिनों में सरिता बहुत कमजोर हो चुकी थी। चित्रा को देखते ही सरिता की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह कहने लगी, क्या हुआ मेरी बहन को? चित्रा ने आकर सरिता को अपनी बाहों में भर लिया। वह बोली, पता नहीं आंटी से पूछा तो बोली, पता नहीं बेटा, डॉक्टर ने इतने टेस्ट करा लिए पर बीमारी का पता नहीं। बोलते बोलते खुद सरिता की मम्मी रोने लगी। चित्रा ने बड़ी मुश्किल से आंटी को शांत कराया। समझ गई कि जो दिख रहा है वह नहीं है और जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। चित्रा रोज सरिता को देखने आती और हर बार उसके साथ उसके मम्मी या पापा को पाती। सही बात पूछने का मौका ही नहीं मिल रहा था, पर कहावत है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और एक दिन जब सरिता की मम्मी दवा लेने गई थी और पिता भी डॉक्टर के चैम्बर में थे, तब चित्रा ने सरिता से पूछा, सरिता तुम मेरी सहेली नहीं, मेरी सगी बहन जैसी हो। हमारे और तुम्हारे बीच कभी भी कुछ छिपा नहीं रहा। सच सच बताओ मेरी बहन, क्या बात है? उत्तर में सरिता पहले तो रोने लगी, फिर सब सच सच बता दिया। कैसे भोलेनाथ ने आशीर्वाद देते देते अपना हाथ पीछे खींच लिया। अब तो पापा ने बुआ जी से अच्छी तरह झगड़ा भी कर लिया है, पर कुछ संभव नहीं है। पापा को सही बताना भी ठीक नहीं है, वह खुद अपने आप को दोषी समझेंगे। अब विरह की आग में जीवन भर जलना है, वह भी बिना बताए। हे देव, ये कैसा दिन दिखाया। चित्रा इन बातों में जो सरिता से ज्यादा अनुभवी थी, उसने अपना प्रेम पाया था, सो उसकी जो सिद्धि का उदाहरण था। वास्तव में असंभव कुछ भी नहीं, चित्रा असंभव को भी संभव बनाएगी। आखिर सरिता उसकी बेस्ट फ्रेंड ही नहीं बल्कि उसकी सगी बहन जैसी है। सरिता बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसके दिल की बात पापा या मम्मी को पता चले। दीपक का उसके लिए क्या रवैया है यह भी उसे मालूम नहीं था। फिर ऐसी बातें कहने का क्या अर्थ? पर चाहकर भी वह दीपक को भूल नहीं पा रही थी। सचमुच दिल का रोग होता ही ऐसा है। चित्रा को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, पर कुछ तो करना होगा, नहीं तो सरिता ठीक होने से रही। आखिर में उसने सरिता की मम्मी को सब कुछ बता देना ठीक समझा। चित्रा बोले, आंटी जी, मुझे सरिता की परेशानी की वजह पता चल गई है, बस आप नाराज मत होना। अब सरिता आपकी इकलौती संतान है, आपके लिए उससे बढ़कर क्या खुशी होगी। फिर चित्रा ने सरिता की मम्मी को सब कुछ बता दिया। कैसे बहुत साल पहले वह दीपक को मन ही मन प्यार कर बैठी। अब जब आपने दीपक का रिश्ता ठुकरा दिया है तो वह फिर से डिप्रेशन में चली गई है। यह सुनकर सरिता की मम्मी अवाक रह गई। अरे ये कैसा नर्त कर दिया। सरिता ने कभी भी अपने मन की बात नहीं बताई। वैसे वह तो सरिता की भलाई ही चाहते थे। आखिर मोहन जी को भी सब पता चला। एक बार तो मन गुस्से से भर गया। यह भी क्या बात है, हम लड़की को बीमार समझकर उसका इलाज करा रहे हैं और मामला कुछ अलग है। पर वह समझ गए कि दिल के मामले भी कम नहीं होते, धैर्य से काम लेना होगा। सरिता ठीक होकर घर आ गई। मोहन और उनकी पत्नी उसे रोज समझाते, फौज के लड़के के नुकसान बताते। वैसे तो सभी का जीवन ईश्वर के हाथ में है, पर खुद बेवकूफी करना कहीं ठीक बात नहीं है। आखिर वे भी तो उसके माता पिता हैं, अपनी बेटी का भला चाहते हैं। पर सरिता सब समझकर भी कुछ समझ नहीं पाती। वैसे अगर कभी ऐसा सोचने लगे तो कैसे काम चलेगा। जो लोग फौज में जाते हैं उनके भी तो माता पिता भाई बहन सब होते हैं।
कैसे खुशी खुशी लोग अपनी संतान को देश के लिए प्राण अर्पित करने के लिए भेज देते हैं। दीपक अच्छा लड़का है, उसमें कोई कमी तो नहीं। जब तक मम्मी पापा को पता नहीं था तब तक एक अलग बात थी। अब सरिता अपनी बात खुलकर कहने लगी, मन की बात बाहर आने लगी। सरिता तो ठीक होती गई, पर मोहन जी और उसकी पत्नी दोनों चिंता में घुलने लगे। तर्क में वे बेटी से जीत नहीं पाते थे, पर बेटी का प्रेम उन्हें कठोर बना रहा था। बेटी की खुशियां देखकर भी वे उन्हें नजरअंदाज किए जा रहे थे। चित्रा अभी सरिता के साथ थी। आखिर मोहन और उनकी पत्नी राजबाला जी ने अपने हथियार डाल दिए, पर समस्या विकराल थी। अब किस मुंह से वो सत्तो से बात करें, क्योंकि सरस्वती को प्यार से उसके भाई सत्तो कहते थे। सत्तो तुरंत फटकार देगी। उससे कैसे कहें कि सरिता को प्रेम का रोग लग गया है, वह भी यह जाने बिना कि दीपक क्या चाहता है। आखिर कई दिन गुजारने के बाद उन्होंने अपनी बहन सरस्वती को फोन कर ही दिया, और सरस्वती बोली, अरे भैया, बहुत दिनों बाद बहन की याद आई, कैसे हैं? तब मोहन जी बोले, सरस्वती को जैसे पहले से ही पूरी उम्मीद थी कि मोहन जी का फोन आएगा। तब वो बोले, नमस्ते बहन जी। जी, अब बहन से कब तक नाराज रहूंगा? वो तो सही है, सरस्वती जी बोली, भैया यह तो सब बात चलती रहेगी। भाई और बहन के रिश्ते थोड़े ही खत्म हो जाते हैं। चल कोई बात नहीं, सरिता के लिए और लड़के तलाशती हूँ। मोहन जी बोले, अच्छा जी, मैं सोच रहा था आपका भतीजा भी ठीक है, वैसे फौज में है, यह बात तो है, पर किसी भी की जिंदगी का क्या भरोसा। फौज का हर लड़का शहीद थोड़े ही हो जाता है। सब तो नहीं, पर भैया बहुत से हो भी जाते हैं। सरस्वती बोली, ज्यादा परेशान मत हो भैया। वैसे भाभी कैसी है और सरिता कैसी है? मोहन जी बोले, सब ठीक है जी, सरिता थोड़ा बीमार हो गई थी, अब ठीक है। सत्तो बोली, अरे मुझे बताया क्यों नहीं भैया? आखिर सरिता हमारी भी तो बेटी है, इतनी नाराजगी भी अच्छी नहीं भैया। मोहन जी बोले, अरे मैं क्यों अपनी बहन से नाराज होऊंगा? लड़की ज्यादा पढ़ाई के चक्कर में रहती है, थोड़ा दिमाग में गर्मी चढ़ गई थी, उसी के लिए परेशान थे, वरना इतने दिन बहन से बात ना करूं कैसे हो सकता है? पर जी थोड़ा गलती आपकी भी तो है, भाई का फोन नहीं आया तो यह भी तो हो सकता है कि भाई परेशानी में हो। मोहन ने कितना भी छिपाने का प्रयास किया, पर उसकी बहन सत्तो सब समझ गई। वैसे भी उसकी अनुभवी आंखें बहुत पहले सब देख चुकी थी। कहने लगी, ठीक है भैया, भाभी से भी बात कराओ। मोहन बोले, हाँ, अरे राजबाला देखो, जी बात करेंगे। मोहन ने मोबाइल राजबाला के हाथ में पकड़ा दिया। मोबाइल कान पर रखकर वह बोलने लगी, राम जी, समझो भोलेनाथ की कृपा थी कि लड़की सही सलामत घर आ गई। हमारे तो यही बेटी है और यही बेटा है, इसके बिना हमारी क्या खुशियां। ना चाहते हुए भी राजबाला की आंखों में आंसू आ गए। सत्तो बोली, हौसला रखो भाभी, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भाभी, मैं भी सरिता की बुआ हूँ, बहुत साल पहले उसका मन पढ़ लिया था, पर आपको मैंने कभी बताया नहीं। सब गिले शिकवे भूल जाओ, सरिता को वही लड़का मिलेगा जो उसके मन में है। उधर सत्तो बोलती जा रही थी और इधर राजबाला की हिचकियां बढ़ती जा रही थी। जी के प्रति कैसे कैसे विचार थे मन में, उन्हें स्वार्थी भी कहा। स्वार्थी तो हम हैं जो बेटी के मन की बात जानकर भी उस पर कठोर बने रहे, उस पर निर्णय बदलने के लिए दबाव बनाते रहे। अरे मैं तो माँ कहलाने के लायक भी नहीं हूँ, उसकी बुआई उसकी सच्ची माँ है, उसकी तैया सास बनकर वह बेटी का अच्छा ध्यान रखेगी। तभी सत्तो बोली, भाभी आप रो रही हैं? तब राजबाला बोली, नहीं जी, रो कहाँ रही हूँ, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, खुशी से आंखों से आंसू टपक रहे हैं, और कोई बात नहीं है जी, हमसे जो गलती बन गई हो उसे माफ कर देना। सत्तो बोली, अरे ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, जरा सरिता से तो मेरी बात कराओ। राजबाला बोली, हाँ जी, अभी कराती हूँ। और राजबाला ने सरिता को मोबाइल पकड़ा दिया। सरिता बोली, राम बुआ। सत्तो बोली, राम। अरे इतनी सी बात पर अपनी तबीयत खराब कर ली, भले ही तेरी बुआ हूं, पर माँ से कम नहीं। अब तू चिंता मत कर, तुझसे एक काम है, बस तू वही कर सकती है। भैया और भाभी को समझा देना, पुरानी सब बातें भूल जाएं। अच्छा बता, मेरा काम करेगी ना? सरिता ने आंखों में आंसू आ गए और बोली, जी बुआ जी, जरूर करूंगी।
बात खत्म हो जाने के बाद भी मोहन और राजबाला और सरिता तीनों रोते रहे। मोहन और राजबाला समझ गए कि केवल उन्होंने ही बहन का मान नहीं रखा, बहन भी उनका मान रखती है। आंखों पर जो है अहंकार का चश्मा लगा था वह उतर गया। फिर उन्हें केवल प्रेम की सरिता दिखाई दे रही थी, जिनका जल स्रोत शायद उनकी आंखें ही थी। आंखों से निकले आंसुओं से जो सभी गलत भावनाएं बह गईं और उनके मन निर्मल साफ हो गए। अब सत्तो ने सरिता का विवाह दीपक से कराने का वायदा तो कर लिया, पर सभी की पसंद अलग अलग थी। और तो और सत्तो के पति विराट का विवाह संबंधों के लिए अलग सोच थी। देवर विशाल और देवरानी राधा की भी राय अलग थी। विशाल और राधा के दो ही बच्चे थे। बड़ा लड़का दीपक आर्मी में कैप्टन था, वहीं लड़की सूची इंटर पास करके बीएससी में आई थी। छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। विशाल इंटर कॉलेज में अध्यापक थे, वहीं राधा गृहिणी। भले ही ज्यादा संपन्न नहीं थे, पर घर में कोई कमी नहीं थी। सत्तो को सभी को मनाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े कहा नहीं जा सकता। ज्यादातर का मानना था कि इकलौते लड़के के लिए ऐसी लड़की जिसका कोई भाई नहीं हो ठीक नहीं है। आखिर लड़की का ध्यान खुद के माता पिता की तरफ रहेगा, फिर वह ससुराल में कैसे ध्यान दे पाएगी। पर सत्तो की लगन ही थी। आखिर में दीपक के घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए। कल वे सरिता को देखने आएंगे, पर सरिता की तो नींद ही आंखों से गायब हो गई। इतना वक्त गुजर गया, पता नहीं वह अब कैसे दिखते होंगे। रात भर सपनों में वह दीपक को देखती रही, पर सुबह होते होते जो सरिता की आंख लग गई। तभी सरिता की माँ बोली, अरे कब तक सोती रहेगी, लड़के वाले आ रहे हैं, जल्दी तैयार हो जा। सरिता हड़बड़ाकर उठी, नहाने धोने की तैयारी करने लगी। पर आज क्या पहनूं यही सोच में खड़ी थी। इतने सुंदर सुंदर कपड़े हैं, पता नहीं दीपक जी को कौन सा रंग पसंद होगा, उन्हें क्या पसंद होगा। आखिर में एक सूट उठाया, गुलाबी रंग का सूट, उसमें सफेद और पीले रंग के प्रिंटेड फूल बने थे। तैयार होकर जब सरिता बाहर आई तो एकदम परी लग रही थी। गुलाबी चेहरा गुलाबी लिबास में और ज्यादा हसीन लग रहा था। घुंघराले बाल कंधे से नीचे तक लटक रहे थे। माँ ने देखा तो प्यार से बलैया लेने लगी। एक छोटा सा काला टीका लगा दिया। सरिता बोली, आप भी ना मम्मी। तब राजबाला बोली, अरे मेरी बिटिया को किसी की नजर न लग जाए। अच्छा तुम और चित्रा दोनों ब्यूटी पार्लर घूम आओ। वैसे तो सरिता अपनी खूबसूरती से सभी को लजा रही थी, ब्यूटी पार्लर की जरूरत भी नहीं थी, पर फिर भी राजबाला ने कह दिया। वह नहीं चाहती थी कि कोई कमी रह जाए। मान सम्मान के साथ लड़की को तैयार करने में वह कोई कोताही नहीं बरतना चाहती थी। आखिर यह लड़की का सपना है जिसे हर हाल में पूरा करना है। सरिता मना करती रही, पर राजबाला ने चित्रा को फोन करके बुला लिया और फिर उन्हें जबरदस्ती ब्यूटी पार्लर भेजा। जब सरिता ब्यूटी पार्लर से बाहर निकली तो राह चलते सभी उसे पलटकर देख रहे थे। अब तो वह स्वर्ग की अप्सरा लग रही थी, जो अपने रूप से किसी की भी तपस्या को भंग कर दे। उधर दीपक को जब पता चला उसकी शादी सरिता से होने जा रही है, तो मन में उसे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। दीपक समझ ही नहीं पा रहा था कि इस खुशी की वजह क्या है। इतने सालों में वह सरिता को थोड़ा भूल भी गया था। फिर दोनों साथ रहे भी कितने दिन थे, पर जब उसकी शादी के लिए रिश्ते आने लगे तो वह मन ही मन बेचैन होने लगा, जिसकी वजह शायद उसे पता नहीं थी। अक्सर उसके पिता उससे फोन पर रिश्तों के बारे में बताते, उससे पूछते भी, पर दीपक को कोई लड़की पसंद नहीं आती थी। आखिर विशाल भी परेशान हो गए। एक दिन तो उस पर गुस्सा भी हो गए। अगर तेरे मन में कोई लड़की है तो उसे बता दे, आखिर सच भी तो पता चलना चाहिए। पर दीपक कुछ भी नहीं बता पाता। वास्तव में वह समझ ही नहीं पा रहा था कि वह क्या चाह रहा है। तब उसकी ताई ने सरिता के रिश्ते की बात चलाई, तो सरिता के भाई ना होने के कारण विशाल जी ने तो मना कर दिया, पर राधा जी ने फिर बात समझाई। अभी तक तो लड़का किसी भी लड़की से संतुष्ट नहीं हुआ है, एक बार इस बारे में भी पूछ लो। दीपक को जब बताया गया तो उसे लगा शायद यही वह है जो उसकी होनी चाहिए। शायद इसी को वह अपनी जीवन संगनी बनाना चाहता है। शायद वह अज्ञात चाहत यही थी। दीपक ने अपनी तरफ से तो बात बढ़ाने के लिए हाँ कर दी, पर जब बहुत दिनों तक ना तो पापा ने और न मम्मी ने आगे कुछ बताया तो उसे चिंता होने लगी। आखिर क्या बात है, कहीं सरिता के पिता आए ही ना हो। आखिर लड़की भी तो पीएचडी कर रही है, उसके लिए रिश्तों की क्या कमी।
फिर वे आए हों और बात ना बनी हो। सबकी अपनी अपनी सोच होती है। हो सकता है ताई के जोर देने पर पापा ने हाँ कर दी हो और फिर मना कर दिया हो। आखिर वह भी तो ऐसी लड़की चाहते हैं जिसके कोई भाई हो। और एक विचार सबसे ज्यादा दीपक को परेशान करता। संभव है कि लड़की ने रिश्ता करने से मना कर दिया हो। अब लड़कियां भी अपनी राय खुलकर देती हैं। संभव है उसे कोई और लड़का पसंद हो। दीपक हर रोज विचारों के झंझावत में उलझा रहता। अनेकों बार लगता उसमें परेशान होने की क्या बात है। जो बात होगी पापा बता देंगे। यदि कोई बात नहीं बनी तो बताने की क्या जरूरत है। पर दीपक को लगने लगा कि अब कोई बात तो है। आज तक तो इस तरह से कभी भी नहीं सोचा था, पर अब सोचने लगता है कि शायद वह उसे प्रेम नामक बीमारी से ग्रस्त हो गया है, जिसने मजनू रांझा समेत अनेकों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। दीपक को ईश्वर पर पूरी आस्था थी। वह बचपन से ही पूजा पाठ से दूर रहता था। वैसे कर्म करना भी पूजा है। आज तक कभी भी उसने स्नान करके 5 मिनट के लिए ईश्वर को याद नहीं किया था। कभी भी भगवान के सामने दीपक नहीं जलाया था। घर के सारे काम मम्मी और छोटी बहन करती थी। आर्मी परिसर में मंदिर में अब दीपक रोज हाजिरी देता। जितना वह जानता था उस हिसाब से आराधना करता। हनुमान चालीसा की पुस्तक खरीद लाया, पर उसे पढ़ने में भी अशुद्धियां कर देता, पर पढ़ता जरूर। कुछ ही दिनों में वह हनुमान चालीसा का शुद्ध पाठ करने लगा। ईश्वर के घर देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। एक दिन पिता ने फोन करके बताया, सरिता को देखने का प्रोग्राम बना रहे हैं। छुट्टी लेकर तुम कब आ रहे हो? तुम्हारे साथ ही चलेंगे। आखिर तुम सब समझ लो, आखिर तुम्हारी जिंदगी की बात है। दीपक को ऐसी खुशी हुई जिसे लिखा नहीं जा सकता है। यदि पिताजी खुद व खुद रिश्ता तय कर देते तो भी उसे परेशानी नहीं होती। आखिर उसने 15 दिन की छुट्टी का आवेदन किया। छुट्टियां मिल गईं और दीपक को एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा था। आखिर वह घर चल दिया। रास्ते भर सरिता के बारे में सोचता रहा। घर पहुंचने से पहले ताऊ और ताई के घर पहुंचा और सत्तो बोली, अरे बेटा आ गया, और उसे अपना आशीर्वाद दिया। दीपक बोला, हाँ ताई। दीपक सोचता रहा कि ताई कुछ बताएगी, पर ताई ने कुछ नहीं बताया। चाय नाश्ता किया, पर दीपक को सरिता की फोटो भी देखने को नहीं मिली। घर पर भी वही हाल थे। लड़की देखने चलना है तो ठीक है, पर उससे पहले घर पर भी कुछ बात बताई जाती है, फोटो वगैरह दिखाया जाता है। लेकिन दीपक के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। मौका देखकर दीपक घर में सरिता का फोटो तलाशने लगा, पर सफलता नहीं मिली। अब इंतजार के अलावा कोई और चारा नहीं था। वैसे इंतजार की अग्नि में तपकर ही प्रेम रूपी स्वर्ण निखरता है। आखिर वह दिन आ गया जब दीपक अपनी महबूबा का दीदार करेगा। मम्मी, पापा, बहन, ताऊ और ताई सभी के साथ दीपक सरिता को देखने चल दिया। आज उसे गाड़ी की रफ्तार ज्यादा कम लग रही थी। एक एक पल बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। इसी तरह उधर सरिता के घर वो पहुंचा। सरिता भी इंतजार के एक एक पल काटने उसे मुश्किल लग रहे थे, पर फिर भी उसे अपनी भावनाओं को काबू में रखा हुआ था। बैठक में बैठा दीपक और सरिता का इंतजार कर रहा था, पर सूची अपनी ताई के साथ भीतर चली गई। भीतर सरिता को देखकर उसका मन इतना खुश हुआ कि अपने आप को रोक नहीं पाई। उसने मन में अपनी भाभी की जो तस्वीर बनाई थी वह एकदम सरिता से मिलती थी। वैसे सरिता पढ़ाई में तो अव्वल थी, पर सुंदरता में भी इतनी अव्वल थी कि किसी की नजर उससे हट नहीं सकती थी। वैसे सूची इंटर पास कर चुकी थी, पर अभी तक उसका बचपना नहीं गया था। भागकर बैठक में आ गई और दीपक के कान में कुछ बुदबुदाने लगी। कोई और समय होता तो दीपक सूची की खबर ले लेता, पर सूची भी झगड़ा करने लगती। उन दोनों के झगड़े को कोई भी खत्म नहीं कर सकता था, क्योंकि वह तो भाई और बहन का प्यार था। रूठना और मनाना चलता रहता था। दीपक कुछ नहीं कर पाया, पर उसके कान में सूची के शब्द गूंजने लगे, भैया भाभी बहुत सुंदर है। दीपक की याद में पुराना समय आ गया जब सुम्मी जीजी की शादी में वह सरिता से मिला था। सरिता उस समय भी बहुत सुंदर थी, तभी तो उसकी नजदीकी की चाहत में वह उससे झगड़ा करता था। पर अब उस क्षण की बस धुंधली सी याद थी। थोड़ी देर बाद हाथ में चाय की ट्रे लेकर सरिता आई और राजबालाजी नाश्ता की प्लेट मेज पर लगाने लगी। चित्रा भी साथ दे रही थी। मैं भी हाथ बटाती, सूची भी साथ में लग गई। सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे।
पर दीपक तो शायद इस दुनिया में था ही नहीं। वह तो कहीं सपनों की दुनिया में सरिता के साथ सैर कर रहा था। इतने बीच में विशाल और राधा ने सरिता से बहुत सारी बातें की। सरिता ने सब कुछ सही सही बताया, पर दीपक को कुछ भी ध्यान नहीं। वह तो सरिता के ख्यालों में खोया हुआ था। होश उसे तब आया जब विशाल जी ने अपना फैसला सुना दिया। भाई साहब, भाभी जी की पसंद पर इनकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। हमें तो बेटी पसंद है, पर दोनों बच्चे आपस में बात कर लें तो ठीक रहेगा। मोहन जी बोले, हाँ हाँ भाई साहब, सही कह रहे हैं आप। बच्चों की पसंद ही हमारी पसंद है। बेटी सरिता, दीपक को अपने साथ गार्डन में ले जाओ, आपस में दोनों आराम से बातें करो, तब तक हम आपस में बात करते हैं। मोहन जी के कहने पर सरिता उठी, पर दीपक अभी तक किसी अन्य लोक में विचर रहा था। आइए हमारे साथ। सरिता की प्यारी आवाज सुन दीपक उस तरफ खिंचता चला गया। बाहर गार्डन में 2 कुर्सियां बिछी हुई थी। सरिता बोली, आइए इधर बैठिए। दीपक बैठ गया। सरिता खड़ी रही। दीपक बोला, अरे आप भी बैठिए। दीपक को याद आया कि सरिता तो खड़ी है। फिर दोनों बहुत देर तक बातें सोचते रहे। दोनों कहना तो बहुत कुछ चाहते थे, पर कह नहीं पा रहे थे। आखिर बड़ी देर हो गई। यूं चुपचाप कब तक बैठे रह सकते थे? आप तो बिल्कुल बदल गई, दीपक बोला। सरिता बोली, वो कैसे? दीपक बोला, उस समय तो बात बात पर झगड़ती थी, अब लगता है कि मुख में जवानी ना हो। सरिता थोड़ी सी झेंप गई। सरिता बोली, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो आज आप मिलने आए हो, एक बार शादी करके घर ले चलो, फिर बताती हूँ असली बात। जोश जोश में सरिता बोल तो गई, फिर शर्मा गई। दीपक अपनी हंसी रोकने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर यही हालात रहे। सरिता, दीपक बोला, मैं वास्तव में आपको अपने घर ले जाना चाहता हूँ, पर कुछ बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मैं एक फौजी हूँ। फौजी को सबसे पहले देश प्यारा होता है, यह तो जानती हो। क्या संभव है कि मैं आपको उतना समय ना दे पाऊं? सरिता बोली, हाँ जानती हूँ। दीपक बोला, यह भी संभव है कि मैं देश के लिए कुर्बान हो जाऊं, तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ जाऊं। आपको क्या वास्तव में मुझसे लड़ाई लड़नी है? इतना अशुभ क्यों सोचते हो? सरिता बीच में बोल पड़ी। कुर्बान होना, दीपक बोला, एक फौजी के लिए अशुभ नहीं होता, यह तो बताना है। तब वह बोली, सरिता, ठीक है कैप्टन साहब, पर फौजियों के भी बाल बच्चे भी इतने कमजोर नहीं होते। फौजी एक बार कुर्बान होते हैं तो उनके घर वाले हर रोज कुर्बानी देते हैं। कोई शक कैप्टन साहब? और फिर एक शांति सी छा गई। कैप्टन साहब, सरिता बोले, एक छोटी सी गुजारिश है आपसे। दीपक बोला, हाँ कहिए। सरिता बोली, जैसे आप अपने माता पिता के बेटा हैं, मैं भी अपने माता पिता की बेटी नहीं बल्कि बेटा हूँ। आप विश्वास करें कि मैं आपके परिवार के कर्तव्यों में कभी पीछे नहीं हटूंगी, पर सत्य यह भी है कि मैं अपने माता पिता का कर्तव्य भी पूरा करूंगी। बताइए, आपको कोई परेशानी तो नहीं है? तभी दीपक के लिए परेशान रहने वाली सरिता ने दीपक से ऐसी बात कह दी जिससे उसका रिश्ता ही खत्म हो सकता था। पर वास्तव में झूठ की नींव पर मजबूत इमारत खड़ी नहीं होती। मुझे उस पर पूर्ण विश्वास है, पर क्या अंकल और आंटी जी मुझ पर इतना विश्वास करेंगे? दीपक बोला, नहीं, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, और आखिर संबंध पूरे परिवार से तुम्हारा हो रहा है। दीपक चुप रहा। सरिता उठकर बैठक की तरफ चल दी। दीपक देखता रहा। अंकल जी, आंटी जी, आपने मुझसे जो भी पूछा, सरिता बोली, मैंने उसका सच सच उत्तर दिया। मैं भी एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहती हूँ। तभी विशाल जी बोले, बोलो बिटिया, क्या कहना चाहती हो? राजबाला और मोहन समझ नहीं पा रहे थे सरिता क्या कहने जा रही है। सरिता ने वह सब कह दिया जो उसने दीपक से कहा था। एकदम शांति छा गई। मोहन और राजबाला चिंता के समुद्र में डूबने लगे। कितनी मुश्किल से इन्हें तैयार किया था, ऐसे में लड़की चुप नहीं रह सकती थी। आखिर बेटी के पिता को जुदाई का गम सहना ही होता है, हम भी सहन कर लेते। विशाल और राधा दोनों खड़े हो गए। सचमुच रंग में भंग पड़ गया था, इसलिए वो इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। पर यह क्या, राधा ने बढ़कर सरिता को गले लगा लिया। बोली, बेटी, हम जानते हैं एक बार को पुत्र अपने माता पिता की चिंता करना छोड़ दे, पर बेटी कभी नहीं छोड़ती, उसे हमेशा अपने माता पिता की चिंता रहती है। वैसे भी संबंधों की इमारत सच की नींव पर खड़ी होती है। क्या आप हमारी बेटी बनना पसंद करोगी? सरिता ने गर्दन झुका ली और जो उसकी राधा के पैर छू लिए। बात पक्की हुई। सभी ने मिठाई खाई।
विवाह की तारीख तो पंडित जी तय करेंगे। इतने बीच में एक दो बार मोहन जी और विशाल जी की मुलाकात होगी। आखिर विवाह की तैयारियां दोनों तरफ एक दूसरे की पसंद से ही करेंगे। दीपक का रिश्ता तय हो जाने के बाद अब सरिता को एक एक दिन गुजारना मुश्किल हो रहा था। कितने वर्षों से उसे के मन मंदिर में दीपक को बसाई हुई थी, पर आखिरी समय पर ज्यादा उतावली हो रही थी। सचमुच प्रेम का रोग होता ही ऐसा है। अभी तक तो दीपक के मन की बात ही पता नहीं थी, पर अब तो ऐसा लगता है कि किसी उड़न खटोले पर बैठकर उड़कर वहीं पहुंच जाए जहां उसका महबूब है। महबूब के बिना एक दिन गुजारना मुश्किल हो रहा था। वैवाहिक आयोजनों में शुभ और अशुभ का बहुत विचार किया जाता है। पंडित जी के अनुसार अभी इस साल तो विवाह संभव नहीं है। अब पूरे एक साल रुकना होगा। सत्य बात तो यह है कि ईश्वर भी प्रेमियों का इम्तिहान लेते हैं। वह तो तकनीकी युग में दूरियां ज्यादा खलती नहीं है। अब दीपक और सरिता के बीच में बातचीतों का सिलसिला शुरू हो गया था। दोनों ही एक दूसरे की पसंद को अपनाने की कोशिश कर रहे थे। रात के समय सरिता दीपक के ख्वाबों में खोई रहती। सपनों में मिलने से कोई रोक तो नहीं सकता। सरिता देख रही थी कि वह दीपक के साथ बर्फीली पहाड़ियों में घूम रही है और उसके साथ बड़ा अच्छा समय गुजार रही है। तभी मोबाइल की घंटी बजी। उस मोबाइल को इसी समय बजना था। कितना अच्छा स्वप्न था, टूट गया। अनमने भाव से सरिता ने मोबाइल उठाया। मोबाइल की स्क्रीन देखते ही भाव बदल गए। क्या सचमुच सपने साकार होते हैं? अभी थोड़ी देर पहले जिसके ख्वाब देख रही थी उसी का फोन था। दीपक बोला, सो रही थी क्या? सरिता बोली, अरे नहीं, अब तो मेरी नींद उड़ा ली आपने। सोते जागते बस आपका ही ख्याल रहता है। आपको याद करती हूँ। बाई चांस अभी आपके सपन देख रही थी। बर्फीली पहाड़ियों पर आपका साथ, इससे बढ़िया भला क्या सपन हो सकता है। इनफैक्ट अगर आपके बिना कोई और होता तो गुस्से में मैं उसे जरूर कुछ सुना देती। अब दीपक कुछ सोच में पड़ गया। कैसे बताए कि इतनी रात को क्यों फोन किया है? कैसे कहे कि अब बहुत दिनों तक वह कोई फोन नहीं कर पाएगा? अचानक उसे बर्फीली पहाड़ियों पर जाने का आदेश मिला है, ऐसी जगह जहां मोबाइल के सिग्नल गायब रहते हैं और यमदूत अक्सर विचरते रहते हैं। थोड़ी देर पहले माँ को बड़ी मुश्किल से चुप किया था। सरिता भी उसे इतना प्रेम करती है, उसे कैसे बता पाऊंगा? दीपक बोला, सरिता, अगर मैं तुम्हें कई दिनों तक फोन ना करूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? सरिता कहने लगी, यह क्या मजाक का समय है? दीपक, ऐसा क्यों बोल रहे हो? इतनी रात गई मजाक के लिए फोन किया था। दीपक बोला, नहीं सरिता, आई एम सीरियस। मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। हर समय मौत हमला करने को तैयार रहती है। मुझे जाना होगा। आखिर भारत माता की सेवा के लिए ही तो हमने फौज ज्वाइन की है। और फिर शांति छा गई। सरिता की आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे। दीपक बोला, हेलो सरिता, मुझे सुन रही हो या नहीं? सरिता बोली, हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ। आप जाइए, आखिर भारत माता की सेवा की बात है। तब दीपक बोला, तुम कहीं रो तो नहीं रही हो? सरिता बोली, अरे नहीं तो, रोने की इसमें क्या बात है? दीपक बोला, सरिता, अभी भी तुम्हारे पास समय है, कुछ बिगड़ा नहीं है। यदि तुम्हें अपना विचार बदलना है तो बदल सकती हो। मुझे छोड़ किसी दूसरे से शादी कर सकती हो। इतना सुनते ही सरिता तिलमिला उठी। बोली, नहीं, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है दीपक। आप अपना फर्ज अदा करो, मैं इंतजार करूंगी। सरिता, कई बार इंतजार कभी पूरे नहीं होते, दीपक बोला। जिंदगी भर आंसू बहाने से अच्छा पहले ही भूल सुधार ली जाए। सरिता बोली, फिर वही बकवास, हर इंतजार पूरा होता है। हर फौजी एक दिन जरूर वापस आता है, कुछ सशरीर और कुछ सूक्ष्म शरीर से। आप मेरे पास वापस आओगे, मैं इंतजार करूंगी। फोन कट गया। एक बार फिर से सरिता की आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी। अब वह उन्हें रोक नहीं रही थी। आंसुओं की नदी में मन की कमजोरी को बहा रही थी। आखिर वह भी एक फौजी की मासूका थी। कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी और ना ही वो कमजोर थी और ना ही वो कमजोर बनकर दिखाना चाहती थी। और फिर ऐसे ही दिन बीते। काफी दिन तक दीपक का कोई फोन नहीं आया। हालांकि सरिता के भाभी सास ससुर से रोज सरिता की बात होती थी। राधा और विशाल दोनों सरिता का मन हल्का करते, उसे हौसला देते। सरिता भी मन की पीर भूल जाती थी। एक दिन सरिता के नाम एक पत्र आया।
आज के जमाने में पत्र कौन लिखता है। किसी समय तो एक दूसरे को सूचना देने का पत्र बड़ा जरिया था, पर आजकल तो पत्र केवल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की नियुक्ति पत्र तक सीमित रह गए हैं। वह भी ज्यादातर इंटरनेट से डाउनलोड कर लिए जाते हैं। सरिता ने पत्र खोला, बुझा हुआ चेहरा खिल गया। हालांकि पत्र बहुत बड़ा नहीं था। दीपक ने अपना हालचाल लिखा था, सरिता और मम्मी पापा का हालचाल पूछा था, अपना पता लिखा था। पत्र का अंत एक छोटे से मजाक के साथ किया था, चलिए अच्छा इस बहाने हम फिर से पत्र लिखना सीख जाएंगे। सरिता को जीने का आधार मिल गया। दीपक का खत पढ़कर सरिता उसका उत्तर लिखती। शुरुआत में तो समझ में नहीं आता कि क्या लिखा जाए। धीरे धीरे पत्र लिखने के बहाने दोनों अपने दिलों की अच्छी तरह से व्यक्त करने लगे। अक्सर कुछ शेर या कविताओं की पंक्तियां पत्रों का भाग भरने लगे। दूसरे कवियों की कविताएं लिखते लिखते मन में खुद की कविताएं भी भरने लगी। कविताओं का दिल से बड़ा खास रिश्ता होता है। जो दिल की आवाज को लिख दे वही कवि बन जाता है। पत्र लिखना फोन से भी ज्यादा मजेदार लगने लगा। अब सरिता को जब भी महबूब की याद आती उसका खत पढ़ने लगती। खतों में दीपक की नजदीकी महसूस होती। ऐसे ही दिन गुजरते रहे और फिर कई दिनों तक दीपक के खत भी आने बंद हो गए। सरिता उसे लगातार खत लिखती रही, पर दीपक का कोई जवाब नहीं आता। दूसरी तरफ दीपक के घर पर सन्नाटा फैला हुआ था। आर्मी से आए एक पत्र ने सभी की नींद उड़ा दी थी। आतंकवादियों से एक मुठभेड़ के बाद दीपक का कोई पता नहीं था। वैसे आर्मी दीपक को तलाश कर रही थी, पर ज्यादा संभावना यही थी कि दीपक मुठभेड़ में शहीद हो गया है। इन बर्फीली चोटियों की खाइयों में अक्सर सैनिकों के सब मिलते रहते हैं जो बहुत समय से गायब हैं, जो बार बार घटित हो। परिकल्पना उसी के अनुसार होती है, पर आर्मी का नियम है जब तक शहीद की मृतदेह न मिल जाए उस सैनिक को शहीद नहीं घोषित कर सकते। दिन बीतते गए। कुछ दिन तो दीपक के परिवार वालों ने संतोष किया कि दीपक मिल जाएगा, पर एक दिन उनका सब्र टूट गया। उस दिन विशाल जी, राधा जी और सूची बहुत रोए। अभी तक दुनिया को छिपाते आए उन्होंने पहली बार अपने बड़े भाई और भाभी को सूचना दी। दीपक का कोई पता नहीं था। यदि दीपक वापस आ गया तो उसे केवल ईश्वर का चमत्कार ही कहा जाएगा। यह मानने के पर्याप्त कारण है कि कब अब जो सभी की जिंदगी दीपक की याद में रोते हुए गुजरेगी, इस पर किसी का वश नहीं। पर वह क्या भी किया जा सकता है जिस पर उनका वश है। एक युवती लड़की अपने नवजीवन के सपने देख रही है। अभी उसका कुछ नहीं बिगड़ा। सरिता का पूरा जीवन उसका इंतजार कर रहा है। हालांकि मन की यादों को निकाल पाना बहुत कठिन होता है, फिर भी कोशिश की जा सकती है। सरिता के माता पिता को सच बताना ही चाहिए। सरिता को फिर से अपने जीवन के विषय में सोचना और समझना होगा। अब उससे ऐसा अपनापन लगने लगा है कि उसका हित देखना मजबूरी हो गई है। उस दिन मोहन जी के घर भी रुदन हुआ। मोहन और राजबाला तो कुछ देर रोए, पर सरिता की आंखों में आंसू आए तो फिर बंद नहीं हुए। पिता और माता के बार बार समझाने का असर भी नहीं हुआ। फिर बुआ भी उसे समझाने आई, पर सरिता के आंसू नहीं रुके। अंत में विशाल जी और राधा जी खुद आए। कब तक रोती रहोगी बेटी, अब उसे भूल जा। वह तो निर्मोही था, बीच में छोड़कर चला गया। तेरा पूरा जीवन पड़ा है, अब अपने विषय में सोच। सरिता कुछ क्षण शांत रही, फिर अपना निश्चय कहने लगी। पितामह भीष्म की तरह उसने भी अपने मन में कुछ बड़ा सोच लिया था। अब वह बड़ा करने जा रही थी। सरिता बोली, पिताजी, माताजी, अब इन आंसुओं को मत रोकिए। ये आंसू मेरे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। एक बार दीपक जी को अपना पति मानकर किसी अन्य को मैं दिल में नहीं रख सकती। अब आंसुओं की कहानी चलती रहेगी। या तो खुद एक दिन दीपक जी आकर अपने हाथों से मेरे आंसू पोंछेंगे, या इन्हीं आंसुओं के साथ अपना जीवन गुजार दूंगी। विवाह तो मन का मन से होता है। मेरा विवाह तो हो चुका है। मैं दीपक जी का इंतजार करूंगी, जिंदगी के अंत तक उनका इंतजार करूंगी। यदि दीपक जी शहीद हो चुके हैं तो फिर भी मैं एक शहीद की विधवा हूँ। शहीद की विधवा का सौभाग्य बहुत सौभाग्यशालियों को मिलता है। मैं इस अवसर को छोड़ नहीं सकती। एक बार फिर सरिता को समझाने की कोशिश की। अंत में समझाने वाले हार गए, पर सरिता नहीं हारी। प्रेम पथ की साधिका को उनके साधन से डिगा पाना भला किसके बस में था। वह तो अपने प्रेमी की विधवा भी बनने के लिए तैयार थी।
उधर कहीं दूर पहाड़ों की तलहटी में बसे एक गांव में एक लड़का पिछले 8 महीनों से रह रहा था। गांव के गडरियों को वो मृत प्राय अवस्था में मिला था। वैसे कपड़ों से वह आर्मी का जवान लग रहा था, पर भोले वाले गांव वाले थोड़ा डरपोक भी थे। उसे आर्मी के कैंप न ले जाकर अपने साथ ले गए। कितने महीने उसकी देखभाल की, उसका इलाज किया। गांव का ही एक वैद्य उसकी चिकित्सा करता था। कई दिनों बाद उसे होश आया, पर चोट के कारण वह अपनी याददाश्त खो चुका था। पैरों में एक लचक जन्म ले चुकी थी। गांव क्या था, बस 150-200 लोगों का एक समूह, मुश्किल हालातों में रहने के अभ्यासी। सच कहें तो खाना बदोश। जाड़ों में जब बर्फ पड़ने लगती तो पहाड़ों से बहुत नीचे उतर आते। मवेशी पालना, जंगली पेड़ों से फल तोड़कर लाना, दुर्लभ औषधियां ढूंढना, यही उन लोगों की जीविका थी। भले ही सभ्य समाज इन्हें जंगली समझे, पर इनके ज्ञान को चुनौती नहीं दी जा सकती। एक असाध्य युवक इन्हीं जंगली समझे जाते लोगों की औषधि ज्ञान से अस्वस्थ है। यही इनके चिकित्सीय कुशलता का प्रमाण है। दीपक होश में आ रहा था या नहीं भी उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। वह कौन है, कहां से आया? जिन लोगों के साथ वह रह रहा था उनकी बोली भी पूरी तरह समझी नहीं जाती थी। उनका ज्यादातर भोजन भी अपरिचित जैसा लगता था। दीपक कहता, कौन हूं मैं? यहाँ का तो नहीं। मेरी नाक भी इन सब से अलग है, शारीरिक गठन भी अलग है, मेरी जुबान भी कुछ अलग है, पर कुछ याद नहीं आ रहा। दीपक बुदबुदाने लगा। कमरे में से एक लड़की आई। गोरी सी थी, जरा ठिगना सा शरीर, पर रूप में किसी अप्सरा सी लगती थी। वह कहने लगी, आ जाएगा याद सब, अभी दिमाग पर ज्यादा जोर ना दो, धीरे धीरे सब याद आएगा। दीपक शब्दों को जोड़ने लगा। लड़की इशारे में उसे बताने लगी। वह घायल अवस्था में मिला था। कई दिनों बाद उसे होश आया। वह लड़की जिसका नाम मामू था, वह दीपक को लगता उसी वैद्य जी की बेटी थी। अभी युवा अवस्था की दहलीज पर खड़ी थी। दीपक उसकी भाषा कुछ कुछ समझने लगा। वहीं रहता था। मामू के मन में उस अज्ञात युवक के लिए कुछ दया थी, कुछ समर्पण था, या सच कहो तो उससे प्रेम करने लगी थी। पहचान के लिए एक नाम जरूरी था। दीपक का नाम साहब पड़ गया। खाना बदोश समझ गए वह युवक सेना में कोई साहबी है, पर दीपक को कुछ पता नहीं। खाना बदोश मामू के मन में उफनते हुए प्रेम को देख रहे थे। बेटी के प्रेम का कर्तव्य पर हावी हो गया। दीपक के फौजी कपड़े छिपाकर नष्ट कर दिए, पर उसकी जेबों में रखी चिट्ठियां मामू के पास थी। चाहकर भी एक प्रेमिका किसी अन्य प्रेमिका के प्रेम के प्रमाण नष्ट नहीं कर पाई। मामू का साहब के नजदीक पहुंचकर उस पर रूप माधुरी डालने का प्रयास सफल होता, उससे पहले उसके अवचेतन मन में किसी अन्य की तस्वीर उभरती। दीपक उस तस्वीर को पहचानता तो नहीं था, पर इतना समझ जाता कि कोई तो है उसके जीवन में, कोई प्रेम की साधिका उसकी प्रतीक्षा कर रही है। फिर तमाम कोशिशों के बाद भी मामू का प्रेम परवान नहीं चढ़ पाया। चाहत से शुरू हुआ मामू का प्रेम सचमुच में उस प्रेम में बदल गया जहां केवल और केवल बलिदान शेष रह जाता है, जहां खुद का वजूद खत्म हो जाता है। बचता है तो केवल और केवल महबूब का हित। महबूब के प्रेम में मिले आंसू ही सचमुच उसके जीवन का आधार बन जाते हैं। साहब, जो मामू कहने लगी, मैं आपको कुछ देती हूँ, मैंने आपसे छिपा कर रखा था। अब कोई मतलब नहीं। किसी के प्रेम को मिटाकर प्रेम मिला तो क्या मिला? किसी के आंसुओं से प्रेम पा भी लिया तो क्या पाया? प्रेम तो वही है जो बहुत दूर प्रेमी को आभास करा दे कि उसको कोई याद में आंसू बहा रहा है। मामू ने दीपक को सारी चिट्ठियां पकड़ा दी। अब दीपक को कुछ कुछ याद आने लगा, जो हर रोज अभी तक उसके सपने में आती थी। वही सरिता की चिट्ठियां सुप्त स्मृतियों को जगाने लगी। अभी मौसम खराब है, गर्मियां आने में कुछ महीने शेष हैं। घर वालों से बात करना संभव नहीं, क्योंकि अभी तक पूरी याद वापस नहीं आई थी। इस कबीले में फोन जैसी सुविधाएं भी नहीं थी। दीपक को अभी आंशिक थोड़ा सा मतलब याद आया था। आंशिक रूप से तो जाड़ों के बाद आर्मी कैंप से ही उसकी सही जानकारी मिलेगी, तब वह घर पहुंच पाएगा। गर्मियों के आगमन के कुछ महीनों में मामू ने दीपक के सामने अपने आंसुओं को रोके रखा, पर अकेले में जरूर रोती। जाड़ों की विदाई के साथ ही आखिर दीपक की विदाई का समय आ गया। मामू खुद दीपक को एक आर्मी कैंप तक छोड़ आई। वहां दीपक के बारे में छानबीन की जा रही थी। दूसरे कैंपों को उसकी सूचना भेजी जा रही थी।
आज मामू चाहकर भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रही थी। आज पहली बार दीपक को मामू के प्रेम का अनुभव हुआ। वह यदि चाहती तो क्या कभी दीपक अपनी पूर्व जिंदगी में वापस आ सकता था? सही बात तो यह है, यदि अभी भी मामू कह दे कि जब याददाश्त नहीं है तब उस समय उसका विवाह हुआ था, तो भी दीपक कभी भी उसकी प्रेमिका को नहीं पा सकता था। प्रेम सचमुच बलिदान देता है और मामू के बलिदान को याद करके आज दीपक के हाथ भी उसकी वंदना में उठ गए। निश्चित ही दीपक अपनी पूर्व जिंदगी में अपना प्रेम पाले, पर क्या संभव है कि मामू को भूल पाए? शायद नहीं, क्योंकि मामू भी उसके प्रेम में आंसू बहा रही होगी। कहानी आंसुओं से शुरू होकर कभी समाप्त नहीं होती, बस जो पात्र बदलते रहते हैं और सच्चे प्रेमी कुर्बानियां देते रहते हैं। उधर दीपक के लापता होने के बाद सरिता अक्सर दीपक के घर में रहने लगी, जैसे वह इस घर की बहू हो। उसका पति शहीद हो गया है। बिना भांवर के सरिता एक विधवा का जीवन जी रही थी। उसे देख धैर्यवानों का धैर्य भी जवाब दे देता। ईश्वर के न्याय में दोष निकाले जाते। आज के समय में पति की अर्थी उठते ही वधू दूसरा वर तलाश करने लगती है। इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। जिस कन्या का पूरा जीवन पड़ा है उसका जीवन फिर से संवर जाता है। वहीं सरिता कुछ अलग करके दिखा रही थी, बाहव के विपरीत तैर रही थी, जिसकी शक्ति वास्तव में उसे प्रेम साधना से मिल रही थी। आखिर वह दिन आ गया जब उसकी अनेकों महीनों की साधना का फल मिलने वाला था। विधवा के सफेद वस्त्रों में रंग भरने वाला था। आर्मी से पत्र आया कि एक युवक मिला है जो बहुत हद तक कैप्टन दीपक जैसा है। उसके सारे चिन्ह कैप्टन दीपक जैसे हैं। आर्मी रिकॉर्ड में कैप्टन दीपक का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और इस युवक का ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव है। पर युवक की ज्यादातर याददाश्त जा चुकी है। उसे बस अपने जानकारों में सरिता का नाम ध्यान है। आर्मी की तरफ से विशाल और राधा के साथ सरिता को भी लाने का अनुरोध किया गया ताकि डीएनए टेस्ट से उसकी पहचान की जा सके। वह सरिता को पहचान सकता है, इससे भी उसकी पहचान में मदद मिलेगी। जैसे कोई फसल बर्बाद होने जा रही है, उसी समय इंद्रदेव की कृपा हो जाए तो सूखती फसल फिर से लहलाने लगे। ईश्वर के घर अनेकों बार देर होती है, पर साधना का फल जरूर मिलता है। दीपक सब भूल गया, फिर भी उसका प्रेम उसे याद रहा। इसका कारण बस सरिता की प्रेम साधना ही कहा जा सकता है। दीपक ने सरिता के अलावा किसी को नहीं पहचाना। डीएनए टेस्ट से उसके दीपक होने की पुष्टि हो गई। दीपक घर आ गया। वैसे अब वह आर्मी के योग्य नहीं रहा, फिर भी वह अपनी क्षमता के हिसाब से कहीं भी नौकरी कर सकता था, पर वास्तविक समस्या उससे और अधिक कठिन थी। अभी तो दीपक की सारी याददाश्त याद दिलानी थी, तभी तो वह अपना सामान्य जीवन जी सकता था। पर सभी के साथ साथ सरिता की परीक्षा की घड़ी थी, पर प्रेम पथ के साधक किसी भी परीक्षा से नहीं घबराते। सरिता की साधना चलती रही। दिन या महीने की बात नहीं, बल्कि सालों लग गए। एक पढ़ी लिखी युवती ने अपना करियर भी दांव पर लगा दिया। इतनी सामर्थ्य केवल एक स्त्री में होती है। सरिता जरूरत के समय दीपक की शिक्षिका बन जाती, कभी उसकी दोस्त, कभी माँ की तरह अधिकार भी दिखाती। कई साल बीत गए। अब दीपक पहले की तरह स्वस्थ हो गया। अपनी योग्यता से वह एक बैंक में नौकरी करने लगा। दीपक और सरिता का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया और सरिता ने भी फिर अपने करियर पर ध्यान दिया। वह भी एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय में लेक्चरर नियुक्त हो गई। दोनों का जीवन खुशियों से भरा हुआ था। उधर जो मामू की जिंदगी में एक बड़ा सा भूचाल आ चुका था। मामू चाहकर भी जो दीपक की राधा नहीं बन पाई थी। पिता के सम्मान की खातिर वह भी अपने पति के साथ चली गई। उसका पति उसी जैसे दूसरे कबीले के सरदार का बेटा था। ठंडे मौसम में ज्यादा जो शराब ज्यादा दोष नहीं माना जाता, पर स्वभाव तो हर जगह एक दुर्गुण है। मामू का बोलने की आजादी नहीं थी मामू को, फिर भी वह बोलती थी। उसकी यही गलती थी जिसका दंड अक्सर उसे मिलता था। इन कुछ दुर्गुणों के अलावा मामू को अपने पति में कोई कमी नजर नहीं आती थी। मन में होने पर भी वह मामू पर खूब खर्च भी करता, बस उसे मामू का टोकना पसंद नहीं था। जब वह मामू की सारी जरूरत पूरी कर रहा है तो फिर इतना क्या इतराना। मान लिया कि आदमी में कुछ दोष है, पर दोष किस पुरुष में नहीं होते। अब मामू पर इतना खर्च करता हूँ तो कुछ अपनी इच्छा से भी तो खर्च करने का उसे अधिकार तो है। मामू समझ गई कि उसका साथ कोई नहीं देगा, फिर भी जब
पारा सर से ऊपर जाता दिखता तो मामो विरोध कर देती, खुद पिट कुट कर भी अपने आदमी की उन हुस्न बालाओं से बचा लेती जिनका उद्देश्य केवल और केवल दूसरों को लूटना ही है। कुछ दिनों से मामो ज्यादा संकित रहने लगी। भले ही उसका आदमी मुखिया का बेटा है, पर उसे अपने घर के आय के साधन ज्ञात थे। काम तो वही औषधि तलाशने का, मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने का ही है। फिर भी सभी की आर्थिक स्थिति में 19-20 का अंतर है। पर शायद ऐसा है नहीं, आदमी का इतना खर्चीला होना ठीक नहीं है। मामू और उसके पति का विवाद का विषय बदला। यह आदमी को ज्यादा नागबार लगा। एक बार पर स्त्री गमन गलत हो सकता है, पर यदि आदमी अपनी औरत की जरूरत भी अच्छी तरह पूरी कर रहा है तो यह क्या दोष है। औरत को बस खाना और खर्चे से मतलब रखना चाहिए। आदमी किस तरह कमा रहा है यह आदमी की जिम्मेदारी है। मामो अपनी तरफ से जानकारी की कोशिश करती रही। अंत में पता चला कि वास्तव में यह धन कुछ बेचकर मिलता है। इसके लिए बेचना होता है ईमान, अपनी देशभक्ति को नीलाम करना होता है, समाज को विदेशियों के हाथों बेचना होता है, अपनों की खबर दूसरों को देनी होती है। यानी कि इस शानो शौकत का कारण है आदमी का आत्माहीन हो जाना। अपनी माँ की भी इज्जत दांव पर लगा रहा है। माँ केवल एक स्त्री नहीं होती जिसके गर्भ से मनुष्य जन्म लेता है। माँ तो एक एहसास होता है। एक देशभक्त के लिए अपनी भारत माता की आन बान और शान इतनी प्यारी होती है, उसके लिए वह हंसते हंसते शहीद हो जाता है। उसी भारत माता के सम्मान का सौदा जो कर सकता है उसमें सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती। बस किया जा सकता है तो अपना कर्तव्य। इसके लिए ना कोई पति है, ना कोई पिता और ना कोई पुत्र। एक सीधी सादी स्त्री अपने पति को यमलोक भेजकर आर्मी कैंप की तरफ भागी जा रही थी। आज आर्मी के एक दल को रवाना होना था, पर मार्ग में आतंकवादियों ने RDX बिछा रखा था। इंतजार था कब सैनिक आए और मौत के घाट उतारे जाएं। पर आतंकवादियों की मंशा कामयाब नहीं हो पाई। मुठभेड़ में अनेकों आतंकवादी मारे गए, अनेकों को बंदी बना लिए गए। दुश्मनों की साजिश नाकाम हुई। वेल्डन, यदि आप हमें जानकारी नहीं देती तो यह कभी संभव नहीं होता। सफलता का पूरा श्रेय तुम्हारा है। बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए। मेजर की बात सुनकर मामू कुछ देर सोचती रही। अब उसे क्या चाहिए, उसे कौन क्या दे सकता है। मन में जिसकी आराधना वह करती है, क्या कोई उसको उन्हें प्रदान कर सकता है। नहीं ना, मामू ने तो दीपक की रुक्मणी बन पाई और ना ही दीपक की राधा। फिर क्या मांगू, बस एक ही बात बचती है। सच साहब, आप मुझे मेरे पसंद का इनाम दे सकते हैं। मामू ने मेजर से कहा तो मेजर बोला, इसमें कोई शक। तो मामू बोली, फिर अब मेरा कोई नहीं है, मुझे अपनी फौज का हिस्सा बना लो। भारत माता की हिफाजत करते हुए अपना जीवन बिता दूंगी। मेजर बोला, ए लड़की, फौजी बनना इतना आसान नहीं है, मर्दों के भी बस की बात नहीं है। मामू बोली, साहब वह मुझ पर छोड़ दो, अगर मैं आपके लायक ना निकलूं तो तुरंत निकाल देना। मामू ने फौज ज्वाइन कर ली। कठिन से कठिन ट्रेनिंग को उसने पूरा किया। जिससे उसे प्रेम हुआ था उसका जीवन वह खुद जीने लगी। अपनी वर्दी में अपना महबूब देखने लगी। अभी भी उसकी आंखें उस फौजी को याद करके नम हो जाती। बहुत दूर दीपक भी कभी कभी बेचैन हो जाता, कभी कभी वह भी आंसू बहा लेता, जिसमें सरिता को भी कोई आपत्ति नहीं थी। रुक्मणी ने हमेशा राधा की पूजा ही की थी और सरिता भी मन ही मन उस अज्ञात प्रेम साधिका को याद कर लेती थी, जिसके कारण उसके प्रेमी को जीवन मिला था, जिसके कारण उसका प्रेमी आज उसके साथ था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, एक फौजी की प्रेम कहानी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।